So this session is about how to write an application on the basis of Order 7, Rule 11 for rejection of any plaint. ठीक है, हम उसका एक ड्राफ्ट जो है वो उसके थ्रू हम समझेंगे कि हम इसको किस तरह ड्राफ्ट करते हैं, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए और उसकी बेसिस पे आप अपनी प्रैक्टिस में एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स में अगर आपको कोई ऐसा टास्क मिलता है तो आप उसको इजीली ड्राफ्ट कर सकें. ठीक है, उसकी बेसिस पे फिर आप लोगों को फर्दर एक असाइनमेंट भी दी जाएगी, जिसकी बेसिस पे आप लोगों की इवैल्यूएशन होगी कि आपने क्या सीखा है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोड का नाम, वेदर इट्स एन एप्लीकेशन, प्लेन, रिटन स्टेटमेंट, आपने कोड का नाम लिखना है. सिंपल भी लिख सकते हैं, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, फैमिली जज, अगर आपको कोर्ट नहीं पता कि कौन सी कोर्ट में. लेकिन प्लेंट में आपको नहीं पता होता. क्यों? क्योंकि आप पहली दफ़ा केस फाइल कर रहे होते हैं, नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन ब्रांच कौन से जज के पास भेजती है, तो वहाँ पे आप लिख देते हैं. लेकिन एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, वो केस चल रहा है और उस दौरान आपने कोई एप्लीकेशन देनी है, कोर्ट पता चल गई कि इसमें चल रहा है, आपको नोटिस आया है, उस दौरान आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो अब तो आपको कोर्ट का नाम पता है. तो जनरली एप्लीकेशंस में कोर्ट का नाम कोर्ट टाइटल में लिख दिया जाता है. ठीक है. फिर जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि रिटन स्टेटमेंट में आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं ए वर्सेस बी, यहाँ पे आप वर्टिकली लिख देते हैं ए वर्सेस बी. अब ए मतलब प्लेंटिफ जो है, यहाँ पे पटिशनर होगा क्योंकि एप्लीकेशन है, वर्सेस जो है दूसरा क्या है, रिस्पोंडेंट, वो होगा. जनरली इसमें लिखा जाना चाहिए, नहीं भी लिखा जाता क्योंकि ऑलरेडी वो जो है कोर्ट को पता होता है कि ये बंदा है. यहाँ पे जो पहले मैंने आप लोग को सैंपल लिखाया उसमें लिखा हुआ था, लिख दें तो ज़्यादा बेहतर बात है, नहीं लिखते तो जनरल प्रैक्टिस में आप लोगों को मैं दोनों चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरह भी लिखते हैं लोग. और अगर इस हद तक थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप स्किप कर देते हैं कोई चीज़ तो वो चल जाती है, लेकिन ड्यूरिंग असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन अगर आप क्लास में दे रहे हैं तो फिर टीचर नहीं बख्शते. ठीक है, तो इस तरह भी किया जा सकता है. वर्टिकली आप लिख देंगे पटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट ज़्यादा थे तो आपने उसको ईटीसी लिख दिया. फिर जो उनकी ओरिजिनल सूट थी, सूट फॉर पार्टीशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, वो लिखी और नीचे उन्होंने एप्लीकेशन का टाइटल लिखा. टाइटल, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी ऑन बिहाफ ऑफ, एक सेकेंड, डिफेंडेंट नंबर 1 2 3. मतलब उसमें ज़्यादा डिफेंडेंट थे तो इन्होंने जो 1 2 3 डिफेंडेंट थे ओरिजिनल सूट में, उसमें से 1 2 3 बीच में TO2 डाला है, तो मतलब 1 2 3 तीनों का एक ही वकील है और उन तीनों की बिहाफ पे वो एप्लीकेशन दे रहा है ऑर्डर 7 रूल 11 की. क्योंकि एक बंदे ने एकदम 3 4 5 6 7 बंदों के खिलाफ केस किया ना, तो वो इतने ज़्यादा डिफेंडेंट थे, तो उन्होंने मिल के तीन ने तो एक ही वकील किया हुआ है. इससे हमें ये बात पता चल गई और उनके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन दे रहा है. ठीक है, रिस्पेक्टफुली श्वेता आ जाएगा. फिर आप जो है इसकी पैरा वाइज जो है कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. एप्लीकेशन बहुत प्रिसाइज सी होती है और एप्लीकेशन के साथ हमेशा एफिडेविट होता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो हम इसको रीड भी कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. स्टार्ट कहाँ से होगा, दैट से ही होगा. पॉइंट्स होंगे, इनको हम पैरा कहेंगे. दैट द अबव कैप्शन सूट filed by plaintiff is false, frivolous, and baseless, and he has suppressed the material fact from this honorable court, and the plaintiff has filed the present amended suit just to gain the illegal benefits from the answering defendants. ठीक है, आंसरिंग डिफेंडेंट का मतलब है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 से 3 तक जो है ना, जो अभी आंसर कर रहे हैं उनकी हद तक ये एप्लीकेशन है और वो ये कह रहे हैं कि इसने जो सूट फाइल किया है वो फॉल्स है, फ्रिवलिस है, बेसलेस है, इसने मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया है. फिर इसने कोई अमेंडेड प्लेंट की एप्लीकेशन दी थी, उसके थ्रू इसने अमेंडेड सूट भी दे दी है और इसने उस अमेंडेड सूट के थ्रू इलीगल बेनिफिट उठाए हैं. अमेंडेड प्लेंट की एप्लीकेशन आप देते हैं तो आप सिर्फ वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ऊपर से आपने प्लेंटिफ नंबर 2 3 का नाम हटा दिया, अंदर वो लिखा रह गया. एड्रेस आपने गलत लिख दिया, आपको CNIC नंबर गलत लिख दिया, आपने फ़ोन नंबर गलत लिख दिया, ये कोई और मटेरियल जो है वो मिस्टेक है उसको रिमूव करने के लिए. लेकिन आपको अमेंडेड प्लेट में कोई ऐसी बात नहीं ला सकते जो आपने पहले ओरिजिनल केस में मिस कर दी हो
और आप जानबूझ के बंदे को फंसाने के लिए जब प्रोसीडिंग शुरू हो गए तो आप अमेंडेड प्लेंट की एप्लीकेशन दे के अमेंडमेंट करें। कभी भी अमेंडेड प्लेंट में कोर्ट के थ्रू इजाज़त ली जाती है, लेकिन कोर्ट कभी भी ऐसी इजाज़त नहीं देती जिससे केस के मेरिट्स पे इफेक्ट हो रहा हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो प्रिसाइज ही लिखनी है। अब ये केस परमानेंट इंजंक्शन और इस तरह वाले काफ़ी लंबे होते हैं, उसके मुताबिक ये छोटी एप्लीकेशन ही है। और फिर इसमें आप देखें लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, 2 की है, थोड़ा क्लियर रखने के लिए फॉन्ट बड़ा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये 2-3 पेजेस 4 पेजेस पे चली गई। अदरवाइज़ अगर सिंपल फॉन्ट के साथ रखा जाए 12 के साथ या सिंपल लाइन स्पेसिंग के साथ तो ये 2-2.5 पेजेस की है। तो मटेरियल अंदर कम होना चाहिए, अगर आप फॉर्मेटिंग उस तरह एडजस्ट करें वो ठीक है, लेकिन बहुत लंबी स्टोरीज आपने एप्लीकेशन में नहीं लिखनी। पॉइंट 2 इज दैट द प्लेंटिफ सप्रेस द मटेरियल फैक्ट फ्रॉम दिस कोर्ट, ही अप्रोच द कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स। ये जनरली इसी तरह के प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन रिटन स्टेटमेंट में भी लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन में आपने बहुत प्रिसाइज होकर लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट, क्योंकि कोर्ट को आप एक अलहदा एप्लीकेशन दे रहे हैं और कोर्ट और एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए आपने बहुत सोच समझ के चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट instant suit is not maintainable in its present form because plaintiff has not obtained the inheritance certificate for partition of inheritance property। कि उसने केस के सूट फाइल किया, सूट का टाइटल क्या था, पार्टीशन का और परमानेंट इंजंक्शन का। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस तो लेने आ गए लेकिन पार्टीशन इसने जो है इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट ही लिया ही नहीं है, जो कि एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। हैंस दिस सूट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड ऑन दिस स्कोर अलोन। अब यहाँ पे हम जो है ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या बता रहे हैं कि कौन से ग्राउंड्स पे ये रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैंस दिस सूट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। ऊपर अभी अगर आप देखिए पॉइंट 1 या पॉइंट 2 के साथ इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा लाइबल टू बी डिसमिस्ड, क्योंकि रिजेक्शन के पॉइंट्स हैं। तो जहाँ पे भी ये लिखेंगे रिजेक्शन का लिखेंगे, और सिंपल उन्होंने बताया कि अनक्लीन हैंड के साथ आया है, मटेरियल फैक्ट छुपाए हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा है तो उन्होंने रिजेक्टेड का वर्ड यूज़ किया है। ऑर्डर 7 रूल 11 का टाइटल ही रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का है। Fourth point, that according to law, before issuance of inheritance certificate of legal heirs of the deceased from the competent authority, the plaintiff is not eligible to file the instant suit for partitioned uh, the suit property, hence same is liable to be rejected with cost। ठीक है, कि उन्होंने इशंस ऑफ उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया लीगल हेयर्स का ऑफ डिसीज फ्रॉम कंप्लेंट अथॉरिटी, इस वजह से जो है वो एलिजिबल नहीं है सूट के लिए, हैज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। द प्लेंटिफ फाइल्ड दैट सूट जस्ट टू ह्यूमिलिएट, प्रेशराइज, ब्लैकमेल एंड गेन इलीगल बेनिफिट्स फ्रॉम द डिफेंडेंट। अब इन्होंने ये बात लिखी लेकिन इसके बाद ये नहीं लिखा लाइबल टू बी डिसमिस्ड, क्योंकि ये रिजेक्शन की प्लेंट है, जहाँ जहाँ इन्होंने लिखा है रिजेक्टेड ही लिखा है। आप लोगों ने ये चीज़ फोकस करनी है। बाकी सेंटेंस अल्फाज को घुमा फिरा के लिखना वो कोई भी कर सकता है, वो अपने आप लिहाज से अपने लिहाज से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है प्रोसीजर में कि आप वर्ड इज़ लाइबल टू बी रिजेक्टेड यूज़ करेंगे। आप ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एप्लीकेशन लिख रहे हैं। That the plaintiff has no local standi and no cause of action to file this instant suit against the answering defendant, hence liable to be rejected। अब ऑर्डर 7 रूल 11 में 4 ग्राउंड्स है, ज़रूरी नहीं है चारों एक साथ हों तभी आपकी प्लेंट रिजेक्टेड हो। कोई एक भी अगर उस क्लियरली हिट कर रहा है आपकी प्लेंट को तो दूसरा बंदा एप्लीकेशन दे सकता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। अब वो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट फी नहीं लगाई, बेशक उसको कितना टाइम शुरू हो गया, लेकिन वैसे तो फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में देखना चाहिए, लेकिन अगर टाइम हो गया है फिर भी कोर्ट फी नहीं लगाई, उसकी बेसिस पे भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। या बार्ड बाय लॉ है या टाइम है कि वो लॉ गलत अप्लाई है या लिमिटेशन एक्ट उस पर अप्लाई हो गया है, तो कोई एक ग्राउंड की बेसिस पे भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इन्होंने मेनली यहाँ पे क्या लिखा है, कॉज ऑफ एक्शन का लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्रेयर है, प्रेयर में लिख दिया simple in view of above mentioned circumstances it is therefore respectfully prayed that the instant suit may please be rejected with special cost। यहाँ पे जनरली एप्लीकेशन में एनी अदर रिलीफ वगैरह नहीं लिखा जाता, वो डायरेक्टली हिट कर रहे होते हैं कि हाँ जी इसकी प्लेंट रिजेक्ट करें विद कॉस्ट, क्योंकि ये बनती नहीं है। अब डिफेंडेंट नंबर 1 2 3 उनके सिग्नेचर्स करा लेंगे थ्रू काउंसिल या सिंपल थ्रू भी लिख सकते हैं, जो भी नाम है, खुबाब अली एडवोकेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपने लिख दिया। ठीक है,
यहाँ पे मैंने पहले नाम कोई और था, लेकिन मैंने चेंज किया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस के दौरान अपनी भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एप्लीकेशन के साथ हमेशा क्या होता है, एफिडेविट होता है। ऊपर वाला सारा पार्ट सेम होता है, कोर्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सैंपल मैंने लिया था तो इसमें हर जगह जगह अंडरलाइन हुआ था, लेकिन मैंने जो इसको इटैलिक्स ख़त्म कर दिया था, बोल्ड रहने दिया था और अंडरलाइन भी ख़त्म कर दिया था। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग की चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन लिखना कैपिटल में ही है और बोल्ड करना है जब आप प्लेन एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर उसी तरह ए वर्सेस बी, सूट का टाइटल एप्लीकेशन का जो एज इट इज़ ऊपर था वही नीचे आ गया। नीचे आप लिखेंगे एफिडेविट। एफिडेविट जो भी बंदा है आई जिसकी बेसिस पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद मजीद भट्टी की तरफ से, सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक भट्टी, रेजिडेंट ऑफ फलानी जगह, एड्रेस लिख दिया, डू हेयर बाय सॉलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर ऑन ओथ एज अंडर। ये लाइन लिखनी होती है क्योंकि आप एफिडेविट लिख रहे हैं। फिर आप उसमें लिखते सिंपल सी बात है, दैट कॉन्टेंट्स ऑफ अकम्पनिंग एप्लीकेशन। और उससे पहले जो मैंने आपको सैम्पल्स दिखाए थे उसमें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज थी, लेकिन बात उन्होंने यही लिखी है, दैट कॉन्टेंट्स ऑफ अकम्पनिंग एप्लीकेशन आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड। वहाँ पे देयर इन हेयर इन भी लिखा हुआ था। यहाँ पे डेपोनेंट उस बंदे के साइन होंगे, ठीक है, जिसकी बिहाफ पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में लिखते हैं वेरीफाइड ऑन ओथ एट इस्लामाबाद ऑन 19th डे ऑफ अक्टूबर 2016, 2021 का भी हो सकता है, जो भी डेट हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे कि दैट द कंटेंट ऑफ दिस एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट। ये जो मैंने एफिडेविट लिख के दिया है वो ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ और नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड। फिर नीचे भी उसके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गई। अब इसमें मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताने लगी थी कि लास्ट टाइम किस स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ये एफिडेविट वो स्टैम्प पेपर पे होगा। ज़रूरी नहीं है, सिंपल वाइट पेपर पे प्रिंट करके अलहदा, लेकिन अलहदा पेज पे होना चाहिए, आप उसको अटैच करते हैं नॉर्मली जनरली। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एप्लीकेशन लिखने का, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का। यहाँ पे इन्होंने स्टांस लिया कॉज ऑफ एक्शन का। जब आप लोग को एप्लीकेशन अगर असाइनमेंट असाइन की जाती है इस एप्लीकेशन को लिखने की, तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूँगी, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन का आपने देख लिया है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डिफरेंट तरह का सिनेरियो दिया जाएगा, उसकी बेसिस पे आप लिखनी होंगी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि सर्वेयर ऑफ पाकिस्तान का जैसे ऑफिस है, अब वो रावलपिंडी आईजीपी रोड के उस तरफ रावलपिंडी है और रोड के इस तरफ इस्लामाबाद है, लेकिन वो जिस लोकेशन में है ना वो अभी तक मार्क ही नहीं है कि वो पिंडी में आती है या इस्लामाबाद में आती है। लोकेशन जहाँ बना हुआ है वो इस्लामाबाद के लगता है, हमने केस फाइल कर दिया क्योंकि रोड की इस तरफ था, रिकॉर्ड उसका पड़ा हुआ है पिंडी वाली साइड। तो 6 महीने तो ये डिटर्मिनेशन करवाते लग गया कि किस तरफ जाता है। तो उसके बाद फिर जो है एप्लीकेशन दी गई कि ये रिजेक्ट होता है, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही बनती। तो लेकिन वो कन्फ्यूजन थी, हमने सारा प्रोसीजर किया हुआ था, तो हमारी जो है जो केस था उन्होंने रिटर्न कर दिया ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत कि ये हमारी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उधर जाके फाइल करें। लेकिन वहाँ पे क्लियर कन्फ्यूजन थी, फैज़ाबाद वाला जो एरिया ख़ासतौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान, तो इस तरह का कोई सिनेरियो होगा तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात आ गई। तो दूसरी पार्टी एक सिर्फ जुरिस्डिक्शन की बेसिस पे एप्लीकेशन हमारे खिलाफ दे सकती थी कि इसकी प्लेंट इज़ लाइबल टू बी रिजेक्टेड, और कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह का जो है आप सिनेरियो मैं आपको बना के दूंगी, उसकी बेसिस पे आपने लिखनी होगी, लेकिन आप ये भूल जाएंगे आपको कॉज ऑफ एक्शन पे लिखनी पड़ेगी। फर्दर मोर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको उस क्यूरी को आंसर करती हूँ।